हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बीकॉम फोर्थ सेम में हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आरटीआई एंड एक्सप्लेन इट्स साइलेंट फीचर एंड इट्स प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। तो सबसे पहले बताते हैं कि आरटीआई होता क्या है। आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब एक राइट होता है सिटीजन्स के पास, जो कि इंडिया का होता है। उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकता है वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से, इंस्टीट्यूशन से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि इंडिया में रहते हैं, कंट्रोल करते हैं। और फाइनेंस का फंड है, जो फाइनेंस बाय फंड प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी एक्टिविटीज़ या फंक्शन से रिलेटेड। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इंस्पेक्ट वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, नोट, सर्टिफाइड कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्ड, सैंपल्स इन मटेरियल्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी करना, अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को सेटअप करना, टू कंटेन्स करप्शंस, और होल्ड करना गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रूमेंटल्स अकाउंटेबल्स के लिए। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर्स में क्या है, साइलेंट फीचर्स सबसे पहले इस एक्ट को हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 भी बोलते हैं। ये एक्ट डिफाइन करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इस टर्म को हम पब्लिक अथॉरिटी भी मान लेते हैं। पब्लिक अथॉरिटी एस्टेब्लिश, कॉन्स्टिट्यूटेड, ओनर्ड, कंट्रोल की जाती है फंड्स के द्वारा, जो प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स कोई भी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन या सेल्फ गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश की जा रही थी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर, किसी भी लॉ से, मेड बाय द पार्लियामेंट, या दूसरी जो लॉ है मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, नोटिफिकेशन इशू की जा रहा था, ऑर्डर किया जा रहा था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, कंट्रोल और द सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये एक्ट रिक्वायर करता है पब्लिक अथॉरिटी ऑफिसर्स मेंटेन कीप रिकॉर्ड्स टू मशीनरी एज टू फैसिलिटेट द राइट टू इंफॉर्मेशन। द फ़ी फॉर द सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जो फ़ी है इन्फॉर्मेशन की वो रीज़नेबल हैं, तो कोई भी फ़ी नहीं होती जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उन बंदों के लिए, मतलब उन पर्सनस के लिए। और जो इन्फॉर्मेशन रिलेट कर रही है हमारे दूसरे ऑफिस या दूसरी पब्लिक इन्फॉर्मेशन से, तो उसके लिए हम पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव करते हैं एप्लीकेशन, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा एप्लीकेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स को। और जो एक्ट प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशंस के लिए, हाईएस्ट लेवल, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन स्टेट लेवल के लिए। तो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन और जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, दोनों कमीशंस होंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ऑब्टेन करने के लिए इन्फॉर्मेशंस को। एक पर्सन जो ये ऑब्टेन करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशंस को इस एक्ट के अंडर, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसको रिटर्न में एक नोटिस देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश या हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। एरिया की जो फीस है प्रेस्क्राइब्ड फ़ी, वो देनी पड़ेगी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स को। उसके बाद जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो ऑफिसर एक डिजिग्नेट किएगा पब्लिक अथॉरिटी को, जिसके अंदर और जो असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हर एक सब डिविजनल या ब्लॉक लेवल्स पर। जो ड्यूटीज़ है इन ऑफिसर्स की, रिसीव करेंगे वो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सीकर से और प्रोवाइड करेंगे उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद डिपॉजिट करना फीस ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन को। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन में जो एप्लीकेंट है वो रिक्वायर्ड टू द डिपॉजिट करेगा वो एक सर्टेन फी, जो प्रेस्क्राइब की जाएगी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। डिफरेंट स्टेट्स हैं प्रेस्क्राइब की जा रही है डिफरेंट फीस सीकिंग इन्फॉर्मेशन के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो फीस होगी डिपार्टमेंट की वो 10 रुपये होती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस रिक्वायर्ड करते हैं हम फर्दर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एप्लीकेंट उनके लिए 2 रुपये होंगे हर एक पेज के लिए फ़ीस। ऐसे ऐसे डिफरेंट फीस प्रेस्क्राइब की जाती है जो पे करनी होती है। जो पॉवर्टी लाइन के बिलो होते हैं उनके लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली रिक्वेस्ट की जाती है, डिस्पोज ऑफ की जाती है जब इन्फॉर्मेशन में 30 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद अगर किसी की लाइफ से रिलेटेड है किसी भी पर्सन से, तो उसके लिए उसको जो रिक्वेस्ट होती है वो 48 आवर्स के अंडर की जाती है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलेट करती है थर्ड पार्टी से, तो इन्फॉर्मेशन 40 डेज़ के अंदर
रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट है। जो इन्फॉर्मेशन एलिगेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है, मतलब उनके राइट्स के अगेंस्ट जा रही है, तो उनके लिए 45 डेज़ का टाइम होता है। जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनरी होती है प्रोवाइड करते हैं हम उसको डिसप्रोपोर्शनली डाइवर्ट करते हैं रिसोर्सेज पब्लिक अथॉरिटी के, और प्रिजर्वेशंस होते हैं रिकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अपील। अपील में क्या होता है कि एप्लीकेंट्स होते हैं वो फाइल अपील करते हैं एपीलेट अथॉरिटी में। डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट, इन्फॉर्मेशन डिनाई हो जाती है, इन्फॉर्मेशन ढूंढी जाती है जो करेक्ट नहीं होती। अपील दो तरीके से की जाती है, एक तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सीनियर ऑफिसर्स को की जाती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के, इसको हम फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट अपील की जाती है सेंट्रल या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस में। फ्रेम रूल्स किए जाते हैं लेइंग डाउन द फिलिंग अपील्स। फर्स्ट अपील क्या होती है? फर्स्ट अपील में जो इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं होती किसी भी डिसीजन से रिक्वेस्ट करने पर इन्फॉर्मेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम में, तो जो डिसीजन लिया जाता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के द्वारा, उसके द्वारा फर्स्ट अपील की जाती है सेक्शन 19 पार्ट 1 में, इन्फॉर्मेशन एक्ट में, राइट टू द इन्फॉर्मेशन एक्ट में। तो उसमें क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटीज़ अपॉइंट कर देती है फर्स्ट एपीलेट ऑफिसर्स को, हु इज़ द रैंक, जिसकी सीनियर रैंक होती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स में। और जो एप्लीकेंट्स होते हैं फर्स्ट अपील को फाइल को फर्स्ट अपील करते हैं फाइल ऑफिसर्स को। फर्स्ट अपील जो फाइल की जाती है 30 दिन के अंदर रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अगर कोई डिसीजन नहीं आता तो 60 दिन का उसमें टाइम दिया जाता है। उसके बाद उसका अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता या सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसके बाद फिल किया जाएगा अपील इन टाइम। कोई भी चार्ज नहीं लगता फर्स्ट फिल अपील करने के लिए। सेकंड अपील में क्या होता है कि अगर सेटिस्फाई नहीं होता फर्स्ट अपील से, तो सेकंड अपील की जाती है इन्फॉर्मेशन कमीशन के बाद। सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी फ़ी प्रेस्क्राइब नहीं की होती सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से पहले। कुछ फिक्स्ड फ़ी होती हैं जो अपील करते हैं स्टेट कमीशन के लिए। तो एग्री पार्टीज़ होती हैं, डिसीजन लिया जाता है जो फर्स्ट एपीलेटिव के द्वारा, उसमें एक से ज़्यादा अपील की जाती है कमीशंस में। उसमें 90 दिन का उसमें टाइम होता है। उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं मेन जो है। उसके बाद पेनल्टी में क्या होता है, टाइम ऑफ द डिसाइडिंग यानी कंप्लेन और अपील की जाती है ओपिनियन पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशंस के पास। कोई रीजनेबल कॉजेज नहीं होता, रिफ्यूज़ टू रिसीव एनी एप्लीकेंट्स फॉर इन्फॉर्मेशन, फर्निश नहीं करते, स्पेसिफाइड टाइम होता है। इसमें पेनल्टी लगाई जाती है 250 रुपीज़ पर डे। एप्लीकेशन रिसीव होती है, इन्फॉर्मेशन को फर्निश किया जाता है। टोटल अमाउंट पेनल्टी की जो 25,000 से ज़्यादा नहीं होती। और जो बर्डन होता है प्रूव करता है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एक्ट रीजनेबली, वो खुद करेगा। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या जो पब्लिक अथॉरिटी कंपनसेट करती है, कंप्लेन करती है, वो लॉस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास राइट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, उसमें क्या है डिफरेंसेस वगैरह, नोट्स बनाने हैं हमें इस पर। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन वो होता है जिसमें नोटिफिकेशन होती है, ऑफिशियल गैजेट, कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी, जिसको हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बोल देते हैं। एक्सरसाइजेज द पावर। और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है चीफ कमीशन ऑफिसर्स के द्वारा। 10 से ज़्यादा इसमें मेंबर्स नहीं होते। अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। रिकमेंड करता है कमेटी को। प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होगा कमेटी का, लीडर होगा अपोजिशन ऑफ लोकसभा। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशनर, जो इन्फॉर्मेशन कमीशनर्स होंगे, पर्सन होंगे, वो एमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ, उनमें नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस इन लॉ। और जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन है, जो इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसमें मेंबर है जो पार्लियामेंट का नहीं होगा, मेंबर लेजिस्लेचर का होगा, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। इसमें होल्ड किया जाता है अदर ऑफिस या प्रॉफिट कनेक्ट करता है जो पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी बिजनेस की या किसी भी प्रोफेशन से। हेडक्वार्टर जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का वो दिल्ली में है। और अप्रूव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिस एज अदर ऑफिस इन इंडिया। टर्म्स कंडीशंस क्या हैं ऑफिस सर्विसेज की? जितना भी मतलब जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑफिस करता है 5 साल के लिए होगा। 65 एज से ज़्यादा नहीं होगा, अटेन करते हैं 65 एजेस को। और कमीशन एंटर करने से पहले उसमें प्रेसिडेंट है जो या दूसरे पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं, उन चीज़ों में फर्स्ट शेड्यूल देखे जाते हैं। सैलरी अलाउंसेस चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा सेम टाइम पे इसको इलेक्ट किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा।
जो सैलरीज होती हैं शुरू में वो 25,000 के नियर होती हैं, लेकिन जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए जब हम इसमें केस करते हैं, नेक्स्ट है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में क्या होता है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के द्वारा कंसिस्ट किया जाता है। इसमें 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते जो कि ज़रूरी होते। चीफ मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होता है, कमेटी का लीडर होता है, पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन असिस्ट किया जाता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा। और टर्म्स ऑफिस में 5 साल तक होता है, 65 मतलब 65 ईयर्स एजेस होती हैं इसकी। और सेक्शन 17 में होता रिमूव किया जाता है। जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सेम होता है इलेक्शन कमिश्नर से, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सेम होता है चीफ सेक्रेटरी से, प्रोवाइड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन कमीशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए माइनर बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप? इफ सो व्हाट विल बी हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी एंड आफ्टर ही हैड अटेन्ड मैच्योरिटी? अब माइनर क्या होता है? माइनर एक वो पार्टनर होता है जिसका प्रॉफिट में हिस्सा होता है सिर्फ। मतलब माइनर है जो एक पार्टनर, वो सिर्फ वो पार्टनर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है लेकिन उसका सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा होता है। वो एक्चुअल में एक पार्टनर नहीं होता किसी भी फर्म का। एक पर्सन डीम्ड टू बी इनकॉम्पिटेंट इफ, अगर वो मेजर होगा, साउंड माइंड होगा और वो डिक्लेयर नहीं होगा किसी भी लॉ के अंडर किसी भी फोर्स में, वो ही एक माइनर पार्टनर बन सकता है। पोजीशंस क्या है माइनर की? माइनर किसी भी लॉ से नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉ से बाउंड नहीं होना चाहिए। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता फर्म में जब तक वो कंसेंट नहीं होगी सभी पार्टनर्स की और उसका सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा होगा पार्टनरशिप फर्म में। जो प्रोविजंस है एक्ट में बेस्ड होते हैं वो लॉ के ऊपर। तो माइनर एक प्रोमिजर नहीं होता बल्कि एक प्रोमिस ही होता है जो प्रोमिस करता है कि वो पे करेगा प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा है। जो गार्डियन है माइनर का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फर्म के साथ, तो वो इन्वेस्ट कर देता है, सेटल कर देता है दूसरे टर्म्स को माइनर के बिहाफ पे। पोजीशंस है माइनर की, डिस्कस करते हैं हम 2 हेडिंग्स में, व्हेन ही इज़ माइनर एंड व्हेन ही बिकम्स ए मेजर। पोजीशन है जो माइनर की बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी एंड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी क्या पोजीशंस हैं। राइट्स ऑफ द माइनर, माइनर के क्या राइट्स हैं? माइनर पार्टनर नहीं होता बल्कि वो कंसेंट होती है अगर सभी पार्टनर्स की, तो वो उसका शेयर में हिस्सा होता है सिर्फ प्रॉफिट में। कंसेंट होनी चाहिए उसके लिए सभी पार्टनर्स की। एक माइनर के पास ये राइट होता है कि सिर्फ वो शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जब एक माइनर डिसएसोसिएट हो जाता है खुद से किसी भी फर्म में, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो अपना हिस्सा मांग सकता है, जो भी उसका प्रॉफिट में हिस्सा शेयर है वो उसको मांग सकता है फर्म से। माइनर के पास ये राइट होता है कि वो रिसीव कर सकता है, अगर उसके पास जैसे शेयर का पार्ट होता है तो वो रिसीव कर सकता है जो भी उसको दिया गया है। और उसके पास ये राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है, बट उसके पास ये राइट नहीं होता कि जो वो ट्रेड सीक्रेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको वो एग्जामिन करें। लाइबिलिटी ऑफ ए माइनर, माइनर की क्या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी ऑफ ए माइनर लिमिटेड होता है क्योंकि उसका शेयर में हिस्सा होता है सिर्फ प्रॉफिट में, तो उसके बाद उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, ना ही वो लाइबल होता किसी भी डेप्ट्स को पे करने के लिए जो फर्म के द्वारा हुए हैं। माइनर कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जाता, और अगर उसका शेयर है किसी भी फर्म में, अगर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के द्वारा जब फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तब। अब आता है पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर ऑन द अटेनिंग मेजोरिटी। 6 मंथ्स होते हैं अटेनिंग मेजोरिटी, तो इन्फॉर्म करता है वो कि वो वांट्स टू कंटिन्यू करेगा रिलेशंस को, एक फुल फ्लेज पार्टनर होगा, सर्व करेगा वो कनेक्शंस को फर्म के साथ, तो वो देगा एक पब्लिक नोटिस जिसमें वो रिलेशंस को कंटिन्यू रखेगा या नहीं रखेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो उस नोटिस को फेल हो जाता है विदिन 6 मंथ तो उसको इलेक्ट किया जाएगा पार्टनर्स को इन फर्म। अगर माइनर पार्टनर बिकम एन मेजर, उसकी लाइबिलिटी को क्लासीफाई करते हैं हम 2 डिपेंड के ऊपर, एक तो इलेक्ट होगा वो पार्टनर और नहीं भी इलेक्ट होता अगर ही व्हेन ही इलेक्ट्स टू बी बिकम ए पार्टनर, अगर वो इलेक्ट होना चाहता है कोई भी पार्टनर, तो अगर माइनर अटेनिंग मेजोरिटी के बेस में अगर वो पार्टनर इलेक्ट होना चाहता है तो उसकी राइट्स लाइबिलिटीज़ क्या हैं? अगर एक माइनर है, जो पार्टनर है वो लाइबल है सभी डेप्ट्स के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए फर्म्स में डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, और उसका जो भी शेयर है प्रॉफिट में फर्म की प्रॉपर्टी में, तो वो सेम होगा जब वो माइनर था उसके टाइम वाला। अब वो इलेक्ट नहीं होता
तो अगर कोई माइनर इलेक्ट नहीं होता पार्टनर बनने के लिए फर्म के अटेनिंग मेजॉरिटी, उसकी लाइबिलिटीज़ और राइट्स क्या हैं? उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ में एक तो यही है कि वो माइनर डेट ऑफ पब्लिक नोटिस दिया जाएगा जो कि उसको अफेक्टेड डालेगा। उसका जितना भी शेयर है प्रॉफिट में वो लायबल नहीं होगा उन एक्ट्स के लिए जो फर्म के द्वारा किए गए हैं डेट ऑफ नोटिस के बाद। उसके पास ये राइट होता है कि जो भी उसका शेयर है प्रॉफिट में वो उस चीज़ के लिए अपने, उसके पास ये राइट होता है कि वो उस चीज़ के लिए मांग सकता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक्सप्लेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ऑर्डिनरी गुड्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना है नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफ़र बाय डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक रिटन डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करता है एक राइट किसी भी पर्सन के फेवर में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स ए राइट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन विच इज़ ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है, प्रोमिस रीनोट कंडीशनल होता है, रिटर्न में होता है, वर्बल प्रोमिस किया जाता है, साइन बाय डेटर होता है, बैंक और करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट नहीं होता, ड्रॉ किया जाता है पेमेंट करने के लिए स्पेसिफाइड सम में। यही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ऑफ द फर्म में बी डिसॉल्व्ड। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म होता क्या है और कौन से सर्कमस्टांसेस एक फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के अगर वो छोड़ देते हैं अपनी फर्म को, वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। शॉर्ट में था ये। अब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? जब कोई भी पार्टनर फर्म का अगर वो अपना रिलेशन तोड़ देता है किसी भी दूसरे पार्टनर्स के साथ जो भी फर्म में, और फर्म के जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू अपना बिजनेस चलाते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं नया उस पार्टनर्स के जाने के बाद, और वो अपना बिजनेस कंटिन्यू चलाते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप जो फर्म है वो कंटिन्यू चलती रहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स वो टर्मिनेटेड हो जाता है और एक से ज़्यादा पार्टनर सेपरेट हो जाते हैं फर्म से। तो रिमेनिंग पार्टनर्स वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो उसकी पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होती। अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म में क्या होता है कि फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है, जितने भी रिलेशन है सभी पार्टनर्स के अगर वो टूट जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल फर्म का ख़त्म होना, वो होता है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो, मतलब कि अगर 2 पर्सन बच जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद सिर्फ, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो भी हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, मतलब वो भी मतलब हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती रहती। अगर वो भी लास्ट टाइम पे हमारा मतलब ख़त्म कर देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं रखना, तो मतलब डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म हो जाएगा। अब आता है हमारे पास मेथड्स क्या हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म के। मेथड्स में डिसोल्यूशन किया जाता है एग्रीमेंट के द्वारा, म्यूचुअल एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनर्स के लिए। उसके बाद आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब कोई जितने भी पार्टनर सिर्फ एक डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर उसको छोड़ के जितने भी पार्टनर्स है फर्म के अगर वो लॉफुल है ड्यू टू द अकरेंसेस ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसीज में क्या होता है कि जब डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की जाती है फिक्स पीरियड के लिए, पीरियड अगर एक्सपायर हो जाता है, पार्टनर है जो फर्म का अगर वो कोई मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाती है फर्म, तब डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। जो पार्टनर से एक नोटिस दिया जाता है डिसोल्यूशन करने के लिए पार्टनरशिप एट विल, तो डिसॉल्व हो जाती है फर्म कोर्ट के द्वारा। जब कोर्ट ये कह देता है कि ये फर्म बंद करनी पड़ेगी किसी भी रीज़न से, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इसमें कुछ केसेस है, एक तो लुनेसी ऑफ द पार्टनर। लुनेसी ऑफ पार्टनर में मतलब नॉर्मली डिसॉल्व नहीं होती फर्म, जो भी फंक्शंस है लुनेटिक पार्टनर्स का अगर दूसरा पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, जो लाइबिलिटी है उस पार्टनर की वो स्टे रहती है। परमानेंट अगर इनकैपेबिलिटी है किसी पार्टनर के लिए, अगर कोई पार्टनर परमानेंट इनकैपेबल है, इनकैपेबल कंडीशन है कोर्ट के द्वारा, तो वो फाइल सूट कर सकते हैं उसके लिए और ग्रांट परमिशन ले सकता है कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। अगला है मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर। मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि अगर पार्टनर गिल्ट हो रहा है किसी चीज़ को, मतलब मिसकंडक्ट कर रहा है, डिस्चार्ज ऑफ द ऑब्लिगेशंस फर्म के बिहाफ पे, लॉस हो रहा है बिजनेस में पार्टनरशिप में, तो वो डिसॉल्व करना चाहता है तो वो डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद आता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। पार्टनर के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया अगर वो उसको तोड़ देते हैं, मतलब एक पार्टनर डिजाइन रिपीटेडली कमिटेड ब्रीच, मतलब कि जो भी पार्टनर्स अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में कि पार्टनरशिप थी, अगर वो उनको तोड़ना चाहते हैं तो भी उनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, मतलब फर्म डिसॉल्व हो सकती है।
उसके बाद अगर पार्टनर फर्म है कोई भी कॉन्स्टेंटली लूजिंग कंसर्न, मतलब कि अगर कोई भी फर्म है उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, सिर्फ वो लॉस में जा रही है बार बार, तो परमिट हो जाती है कि वो डिसॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑन द अकाउंट ऑफ फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि पार्टनर कमिट एन एक्ट, पार्टनर एक एक्ट कमिट करता है अगेंस्ट द फर्म ताकि फर्म को डिसॉल्व किया जा सके। उसके बाद है कुछ राइट्स हैं पार्टनर के डिसोल्यूशन के बाद, वो उसके पास ये राइट होता है कि वो बिजनेस बंद कर सकता है। उसके पास ये राइट होता है कि वो डेप्ट है जितने भी फर्म्स के वो सेटल आउट कर सकता है फर्म की प्रॉपर्टी से। वो जो भी प्रीमियम या प्री मैच्योर डिसोल्यूशन है, मतलब कि रिटर्न है उनके, वो पे कर सकता है। जब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, वो लाइन ऑन द सरप्लस एसेट, राइट ऑफ सब्रोगेशंस, इंडिमिनिफिकेशंस, राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ क्या हैं पार्टनरशिप की आफ्टर डिसोल्यूशन। आफ्टर डिसोल्यूशन में क्या होता है कि फॉर्म डिसोल्व हो जाती है, लाइबिलिटीज़ ड्यू आफ्टर डिसोल्यूशन एक पब्लिक नोटिस दिया जाता है डिसोल्यूशन करने के लिए। कुछ कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती कई बार फर्म के बिहाफ पे, तो डिसोल्यूशन नहीं होता, तो नेसेसरी नहीं होता पब्लिक नोटिस दिया जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिकीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी है पार्टनर्स की डिसोल्यूशन के लिए, तो पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो रिलेट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से, कंप्लीट करे वो ट्रांजेक्शन्स को जो कि इनकम्प्लीट है डिसोल्यूशन के टाइम पर। और जो लाइबिलिटीज़ है पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन, तो जो पार्टनर अगर मर जाता है तो फर्म डिसोल्व हो जाती है, जो भी प्रोविजंस हैं डिसोल्यूशन और बाद में, तो बिफोर सेटलमेंट फाइनल अकाउंट्स एप्लीकेबल होने चाहिए वो। एग्रीमेंट इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड, जब फर्म डिसोल्व हो जाती है तो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ होती है फर्म की, तो डिसोल्व हो जाते हैं। जो पार्टनर एग्रीमेंट कर रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए विद इन द स्पेसिफिक टेरिटरी, तो एंगेज नहीं होता सिमिलर बिजनेस करने के लिए। गुडविल ऑन डिसोल्यूशन, जो फाइनल अकाउंट्स को सेटल किया गया डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म में, तो पार्टनर एग्रीमेंट करता है सेल करने के लिए फर्म की गुडविल को अदर प्रॉपर्टीज़ में फर्म में, और वो सेल कर देता है उसको सेपरेटली। ये थी कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे जो हमारे क्वेश्चंस में पूछे गए थे कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं फर्म्स को डिसॉल्व करने के लिए। उसके बाद हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, ड्यूटीज़ एंड फीचर्स ऑफ द पार्टनर्स। राइट्स बताने हैं, ड्यूटीज़ बतानी हैं और फीचर्स बताने हैं पार्टनर्स के। तो सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप में क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिल के काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब कोई भी काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। करैक्टरिस्टिक्स में मतलब फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप के, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए उन पार्टनर्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच एसोसिएशन होनी चाहिए, उनका बिजनेस कंटिन्यू चलना चाहिए, अर्निंग और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैरी किया जाना चाहिए सभी के द्वारा, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा एक्ट किया जाना चाहिए, जॉइंट और पर्सनल लाइबिलिटी होनी चाहिए, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होनी चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। राइट्स क्या हैं पार्टनर्स के कि वो किसी भी बिजनेस में अगर पार्ट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, अपने ओपिनियन वहाँ पे रख सकता है, उसके पास ये राइट होता है। वो एक्सेस कर सकता है अकाउंट्स को, एग्जामिन कर सकता है, मतलब प्रॉफिट में अपना शेयर ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म की प्रॉपर्टी में उसके पास ये राइट होता है कि वो ओनर है तो एग्रीमेंट में कर सकता है, वो एज्यूम कर सकता है, प्री एज्यूम, फर्म को किसी भी टाइम वो छोड़ सकता है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस को वो कर सकता है, शेयर है प्रॉफिट, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो उसके पास भी राइट होता है कि प्रॉफिट में वो शेयर ले सकता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। पार्टनर की क्या ड्यूटी है, टू वर्क फॉर द मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट, वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करता है, फेथफुल होना चाहिए दूसरे पार्टनर्स के लिए, वो करेक्ट अकाउंट्स देगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कोई भी फ्रॉड ना करे, वो बिना किसी रिम्यूनरेशन के वो काम करना चाहिए, लॉस में भी उसका शेयर होना चाहिए, पर्सनल प्रॉफिट में अकाउंट जो मतलब पर्सनल प्रॉफिट है किसी भी अकाउंट्स को वो देने चाहिए। उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो अपने इंटरेस्ट को और राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी पार्टनर्स के, जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके कंसेंट के, सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, विद इन द अथॉरिटी वो काम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पेयर होता क्या है, एप्लीकेबल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। कॉन्ट्रैक्ट जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता कुछ भी उसमें, जब तक जो ऑब्जेक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट का, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाता है बायर और सेलर के बीच में, जो ड्यूटी है बायर की उसको एग्जामिन किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है खरीदने से पहले, जो सेलर है गुड्स का वो ऑब्लाइज नहीं किया जाता, मतलब पॉइंट आउट किया जाता है उसके डिफेक्ट्स को जो वो बेच रहा है, जो बायर है वो खरीदता है उसके खुद अपने बिहाफ पे वो गुड्स को खरीदता है एग्जामिन करने के बाद, तो डिस्कवर अगर वो कुछ डिफेक्ट्स को करता है खरीदने के बाद, तो सेलर उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होता।
मतलब कि जब भी बायर अगर कोई गुड्स खरीद रहा है तो उसको सबसे पहले उन गुड्स को एग्जामिन करना चाहिए कि वो गुड्स सही है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर वो खरीद लेता है उसके बाद अगर उन गुड्स में कोई डिफेक्ट आता है तो सेलर उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होता। where the buyer relies on the skill and judgment of seller, fitness, particular purpose, sale by description, sale by fraud, latent defects। नेक्स्ट है कि रिलेशन ऑफ पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होता है, स्टेटस बेस पे क्यों नहीं होता? क्योंकि पार्टनरशिप एक रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेस में, पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और जो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सेक्शन जो 5 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, उसमें ये बोल रखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है ना कि स्टेटस, क्योंकि जो मेंबर है जॉइंट हिंदू फैमिली के वो बिजी हैं अपने बिजनेस में और वो पार्टनर्स नहीं है, तो जो म्यूचुअल रिलेशन है वो एक स्टेटस होगा कि वो रिजल्ट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो मेन इसमें हम ये अच्छे से डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो सेलर्स होता है ट्रांसफ़र या एग्री कर देता है अपनी, मतलब वो एग्री हो जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी गुड्स टू दी बायर एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। करेक्टरिस्टिक्स में बायर सेलर्स हैं, इसमें गुड्स प्राइस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब डिफरेंस द सेल्स और एग्रीमेंट ऑफ सेल में, सेल क्या होता है? जब ओनरशिप है गुड्स के, अगर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सेलर से बायर तक एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर, तो वो होगा हमारा सेल। एग्रीमेंट टू सेल में जब ट्रांसफ़र कर देते हैं ओनरशिप गुड्स की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो जो प्लेस एज ए फ्यूचर डेट पर जो फुलफिल करना कंडीशंस को, उसको बोलेंगे हम। जैसे डिफरेंस में हम मान लेते हैं कि जो एग्जीक्यूशन है कंप्लीट, सेल में एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, एग्रीमेंट टू सेल में वो एग्जीक्यूट होता, कंप्लीट नहीं होता जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। बायर के पास राइट होता है सेल में कि वो गुड्स खरीद सकता है, यूज़ कर सकता है उन गुड्स का, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जब तक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बायर और सेलर के बीच में, तो उसके पास ये राइट नहीं होता बायर के पास कि वो उन गुड्स को यूज़ करे जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। ओनरशिप है गुड्स की ट्रांसफ़र कर देते हैं बायर को एक टाइम पर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस इसमें यही है मेन। तो नेक्स्ट एंडोर्समेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोर्समेंट क्या होता है? जब कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक मैनर में, उसको ऐसे राइट होता है कि वो उस पेमेंट को रिसीव करे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेस पर जो ट्रांसफ़र करा हमने दूसरे पर्सन को, उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। असेंशियल ऑफ ए वैलिड एंडोर्समेंट मेड बाय द ड्रोअर और द होल्डर और द पेई। हमेशा जो भी एम होगा ट्रांसफ़र करते हैं उसमें राइट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बैक साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज मेड इन इंक। एंडोर्समेंट की जाती है जब पेंसिल से या रबर स्टैम्प एक्सेप्टेबल नहीं होता। जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऑनरेबल, बाबूलाला, मेजर्स, पंडित, मैजेस्टी शुड नॉट बी यूज्ड। और इसमें काइंड्स हैं जो मेन एंडोर्समेंट के, ब्लैंक और जर्नल एंडोर्समेंट। पर्सन जब एंडोर्समेंट करता है उस पर मेंशन नहीं होता नेम पर्सन का फेवर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्स कर देते, साइन कर दिया, तो उसको हम ब्लैंक या जर्नल एंडोर्समेंट बोल देते। कंप्लीट और स्पेशल एंडोर्समेंट, जब कोई भी पर्सन एंडोर्समेंट बनाता है तो साइन करने से पहले वो ऐड या ऑर्डर दे देता है, इफेक्ट जो अमाउंट अफेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट जो पे करनी होती है स्पेसिफिक पर्सन्स के द्वारा। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट, ये इसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ काइंड्स बोल देते हैं हम इसमें।